दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट ले चुकी है। जी हाँ, पिछले बिहार की राजनीति की अगर 20 सालों की राजनीति की बात करें तो पिछले 20 सालों से एक नाम जो है वो लगातार चलता चला आ रहा है और वो नाम है नीतीश कुमार। तो बिहार में बहार है क्योंकि एक बार फिर नीतीश सरकार है। जी हाँ, आज जेडीयू की बैठक जो विधायक दल की बैठक हुई वो सबसे पहले हुई करीब 11 बजे और उसमें जेडीयू ने नीतीश कुमार को अपना विधानमंडल दल का नेता चुन लिया। उसके बाद बीजेपी की बैठक हुई और बीजेपी की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। आपको मालूम है कि ये दोनों लोग पिछले सरकार में डिप्टी सीएम थे, यानी एक तरह से जो डिप्टी सीएम की पोस्ट को लेकर कयास चल रहे थे वो कयास खत्म हो गए और अब ये तय हो गया है कि करीब करीब कि कल जो 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश सरकार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनके साथ 20 और मंत्री शपथ लेंगे, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। और उसमें डिप्टी सीएम की पद की शपथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लेंगे। का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी माननीय विधायकों ने जो विश्वास व्यक्त किया है उनका भी हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। और पार्टी जिस अपेक्षा से हम लोगों को जिम्मेवारी दी है, निश्चित तौर पर पार्टी गठबंधन की व्यवस्था को, बिहार की जनता को जो सुशासन से समृद्धि तक ले जाने का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, विकसित बिहार बनाने का, हम लोग पूरी क्षमता के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी क्यों? इसलिए कि अगर आपको याद हो तो नीतीश के साथ अगर किसी बीजेपी नेता की सबसे अच्छी ट्यूनिंग बना करती थी तो वो थे सुशील मोदी, जिनका निधन हो चुका है। सुशील मोदी के बाद जब 2020 में नीतीश की सरकार बनी एनडीए के साथ, तो उसमें जो है ताराकिशोर और रेणु देवी को जो है डिप्टी सीएम का पद दिया गया, लेकिन वो चल नहीं पाया। 2022 में जब वो चले गए आरजेडी के साथ और उसके बाद जब वापस लौटे तो फिर ये परिवर्तन किया गया और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। और सम्राट चौधरी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो सुशील मोदी हैं उनका जो रोल था वो एक तरह से निभा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर जगह पिछले चुनाव के पहले जहाँ जहाँ भी जो भी विकास कार्यक्रम हो रहे थे, उद्घाटन हो रहा था, लोकार्पण हो रहा था, तो तमाम जगहों पर जो है सम्राट चौधरी उनके साथ नजर आते थे नीतीश कुमार के साथ। दोस्तों, हम आपके लिए अपने चैनल पर निष्पक्ष और सच्ची खबरें लाते हैं और इस सिलसिले को जारी रखने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। कि स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं और हमारे हौसले को बढ़ा सकते हैं और ये सिलसिला जारी रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए वापस लौटते हैं शपथ ग्रहण समारोह पे। तो 20 नवंबर को 11:30 बजे का समय तय हुआ है ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और आपको ये बता दें कि गांधी मैदान में ये जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है ये तकरीबन 15 साल के बाद हो रहा है। इसके पहले 2010 में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था बिहार सरकार के किसी मुख्यमंत्री का। तो तमाम कयास जो है उन पर विराम लग चुका है। डिप्टी सीएम के बीजेपी के दोनों नेता डिक्लेयर हो गए हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के अगर कैबिनेट से बात करें तो विजेंद्र चौधरी और अशोक चौधरी और विजय चौधरी, तमाम लोग जो हैं वो उनकी तरफ से बनेंगे, मंत्री बनेंगे और बीजेपी की तरफ से भी मंत्री बनेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो राजू तिवारी जो चिराग पासवान की पार्टी से हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा चिराग की तरफ से। और स्नेहलता कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं उनको भी मंत्री पद मिलेगा। साथ ही साथ जीतन राम मांझी के बेटे जो सुमन हैं, संतोष सुमन, उनको भी मंत्री पद मिलेगा क्योंकि जीतन राम और आरएलएसपी दोनों के 5-5 4-4 विधायक हैं, तो लिहाजा एक मंत्री पद उनको दिया जाएगा। और चिराग पासवान को ऐसा संभव माना जा रहा है कि उनके कोटे से संभवतः 2 या 3 मंत्री हो सकते हैं। चर्चा ये भी थी कि चिराग पासवान जो है वो डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे, लेकिन जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया बीजेपी को और साथ ही साथ जेडीयू को, तो उसको लेकर उनकी ये जो मांग थी या उनका जो ये बार्गेनिंग पावर थी ये काफ़ी कमज़ोर हो गई। क्योंकि नीतीश और एनडीए, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी की अगर टोटल कर दिया जाए उनके सीटों की तो ये संख्या काफ़ी बड़ी होती है, करीब 160 से ऊपर संख्या चली जाती है। ये 85 और 89 आप जोड़ दीजिए तो 164 सीटें होती हैं। जो
ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। अब हम लोगों के ऊपर है, जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को खत्म कर दिया। अब बंगाल में भी खत्म करेंगे, असम में भी अपने आप को खत्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को खत्म करेंगे। देश भर में दिक्कत ये है कि विपक्ष के नेता जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका 1% समय भी अगर अपने भीतर झांकने में लगाएं और अपने अंदर सुधार लाने में करें तो संभवतः विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाएगा। तो बहरहाल ये तय है कि नीतीश कुमार जो है अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐतिहासिक तरीके से 10वीं बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार की चुनौतियां क्या होंगी, नई सरकार की चुनौतियां क्या होंगी, तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता बन गए हैं, बल्कि उनकी छवि सुधारवादी मुख्यमंत्री के तौर पर भी रही है। 2005 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर अब तक कई गठबंधन भी बदले, उन्हें पलटूराम कहा जाने लगा, लेकिन जन समर्थन उनके साथ बना रहा। उनकी शासन शैली में जातीय संतुलन, विकास, सड़कों, पुलों और इंडस्ट्री पर निरंतर काम करने के साथ भ्रष्टाचार और अपराध पर नियंत्रण को भी उन्होंने काफी प्राथमिकता दी। तो दोस्तों, पटना से जो खबर आ रही है वो खबर ये भी आ रही है कि एनडीए ने नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया है। नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया और इस मौके पर एनडीए के सारे घटक दल के नेता भी मौजूद थे, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो। सबने जो है जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार की तारीफ भी की। खासकर जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार जैसा निर्भीक और परिवारवाद से दूर रहने वाला आज तक नेता नहीं हुआ है। तो एक तरह से एनडीए में खुशी का माहौल है और निश्चित रूप से पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। और कल सुबह 11:30 बजे जो है गांधी मैदान में नीतीश कुमार तीसरी बार मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 2005 में उन्होंने शपथ लिया था, 2010 में लिया था, 2015 में लिया था, 2020 में नहीं लिया था, इसलिए कि एक तो जीत बहुत कम सीटों से हुई थी। 12 सीटों का अंतर था, सिर्फ 110 जो है महागठबंधन के पास था और 122 जो है वो एनडीए के पास था। और कोरोना काल भी था, इसकी वजह से वो गांधी मैदान में नहीं हुआ था, लेकिन उसकी कसर जो है अब पूरी होने जा रही है। तो अब सवाल यह है कि एक तरह से मानकर चलिए कि नीतीश की सरकार का गठन हो गया है, जिसमें 20 मंत्री शामिल होंगे और 2 उप मुख्यमंत्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी से सम्राट चौधरी को जो है विधायक दल का नेता चुना गया है और उप नेता जो है वो विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। तो उप मुख्यमंत्री पद को लेकर जो संशय वाली स्थिति थी कि क्या इस बार कोई एक महिला को शामिल किया जाएगा डिप्टी सीएम पोस्ट के लिए, जैसा कि ये कहा जा रहा था कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है एनडीए की सरकार बनाने में इतनी प्रचंड बहुमत से बिहार में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब ये साफ साफ लग रहा है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है वही डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे, जैसा कि पहले वो संभालते आ रहे थे। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ नए चेहरों को मौका मिले इस मंत्रिमंडल में, चाहे वो जेडीयू से हो और चाहे वो बीजेपी से हो। तो बाकी जो घटक दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, उनसे भी एक या 3 मंत्री तक भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी विधायकों की संख्या 19 है और ऐसा कैलकुलेशन है कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री हो सकता है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीट मिलेगी और वो शायद परिवारवाद से रिलेटेड होगी मंत्री पद के लिए। अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जो है वो मंत्री हो सकती हैं। और मांझी की बात करें तो मांझी के बेटे संतोष सुमन जो है पिछली बार भी मंत्री थे मंत्रिमंडल में, इस बार भी मंत्रिमंडल होंगे और इन दोनों को एक वैकेंसी मिलेगी, एक बर्थ मिलेगा कैबिनेट में। तो इस तरह से सरकार गठित हो गई, लेकिन अब सवाल यह है कि सरकार के आगे चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी या नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, वो है रोजगार की और पलायन की, जिसका मुद्दा इस बार पीके ने
चुनाव में बड़ी बखूबी उठाया और पलायन शायद बिहार के चुनाव में पहली बार इतना गंभीर मुद्दा बना और दिखाई दिया, सुनाई दिया। तो 1 करोड़ रोजगार या नौकरी देने का वादा किया है एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में, तो इसको लागू करना नीतीश के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो पिछले 6 महीनों से उसको लेकर तेजस्वी काफी हमलावर थे नीतीश कुमार के ऊपर, तो उस लॉ एंड ऑर्डर को भी थोड़ा सुधारने की गुंजाइश नीतीश कुमार के सामने बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर तो लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल ठीक लगता है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर उसे दुरुस्त होने की आवश्यकता है। तो नीतीश का ध्यान दूसरा जो होगा वो लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से होगा। और ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो होम डिपार्टमेंट है, जो अभी तक नीतीश कुमार के पास 20 सालों से रहा है बिहार में, इस बार ये सुनने में आ रहा था कि बीजेपी होम डिपार्टमेंट खुद लेना चाहती है, लेकिन संभवतः स्पीकर का पद अब बीजेपी को मिल गया है। स्पीकर जो होगा विधानसभा में वो बीजेपी का होगा, और इसलिए माना जा रहा है या समझा जा रहा है कि जो होम डिपार्टमेंट है वो नीतीश के पास ही रहेगा, यानी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की होगी। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है या उसे सुलझाना है वो है महिलाओं की समस्या। जीविका दीदी के जरिए बिहार में नीतीश कुमार ने बहुत सारी महिलाओं को, लाखों महिलाओं को रोजगार दिया है, लेकिन उनका जो संगठन है, उनका जो समूह है जीविका दीदियों को, उसे और आगे बढ़ाने का काम भी नीतीश कुमार को करना होगा। तीसरा, अगर हम बात करें, तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जिसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर बने रहे नीतीश कुमार के ऊपर भी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो उनका कहना था कि सारी इंडस्ट्री जो है, सारे कारखाने जो हैं वो गुजरात चले जा रहे हैं, बिहार में नहीं आ रहे हैं। तो इस बात पर भी सबकी नजर बनी रहेगी कि इस कार्यकाल में, जो संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल हो सकता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रक्रिया है या जो कारखाने लगाने की बात है, मिल लगाने की बात है, गन्ना कारखाने जो बंद हो चुके हैं उन्हें खोलने की बात है, उस पर कितना काम होता है। रहा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर शुरू से ही नीतीश कुमार का ध्यान रहा है। नीतीश कुमार ने काफी जोर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और अब जबकि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो है मंजर है वो काफी सुधरा हुआ दिखाई दे रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत सारे जो हाईवे, 4 लेन और एक्सप्रेस वे गडकरी साहब ने अनाउंस किए हैं, उन पर काम अब तेजी से शुरू होगा। तो ये एक बड़ी समस्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और जिससे पलायन को रोका जा सके। और नीतीश सरकार की कोशिश ये भी होनी चाहिए या होगी कि जो युवा है, जो बिहार के युवा बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं, उनको अपने जिले या उसके आसपास ही कोई न कोई रोजगार का इंतजाम करना होगा। तो निश्चित रूप से न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, उनकी निगाह इस बात पर होगी और उन्हें इस बात का एहसास भी होगा कि जनता ने उन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ ये प्रचंड बहुमत दिया है। लिहाजा उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे, यानी विकास का पहिया जो है वो दोगुनी गति से बिहार में दौड़ सकता है अगले आने वाले कुछ दिनों में। अब इस बीच कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार, जिनकी सेहत के बारे में चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव प्रचार से पहले भी तेजस्वी यादव सहित कई लोगों ने सवालिया निशान लगाए थे, उनकी कुछ बातों को लेकर, उनकी कुछ सार्वजनिक जगहों पर उनकी कुछ हरकतों को लेकर, कि नीतीश जो है वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। लिहाजा क्या ये संभव है कि नीतीश कुमार 2025 से लेकर 2030 तक का अपना कार्यकाल वो पूरा कर पाएंगे, या बीजेपी ऐसा चाहेगी कि वो कार्यकाल पूरा कर पाए? तो फिलहाल ये दूर की कौड़ी है, लेकिन ये है कि दिमाग में सबके ये बात तो आ ही रही है कि जिस स्वास्थ्य के आधार पर नीतीश कुमार को अचेत मुख्यमंत्री की संज्ञा मिली थी, वो स्वास्थ्य उनका अगले 5 सालों तक साथ देगा या नहीं देगा। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो नीतीश कुमार को किसी भी तरह से डिस्टर्ब करे, जब तक कि नीतीश कुमार खुद स्वास्थ्य कारणों की वजह से या किन्हीं और कारणों से, संभावित कारणों से, वो खुद आकर बीजेपी से नहीं कहते हैं कि भाई आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। लेकिन जो सूरत हाल है आज की तारीख में, तो अभी फिलहाल 1-2 साल तक ऐसा लगता नहीं कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री पद को छोड़ेंगे
वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। लेकिन साथ साथ उनके सामने ये सवाल जरूर रहेगा कि बीजेपी जो इस बार गांव में भी काफी ताकतवर दिखाई दी है और गांव-गांव लेवल तक उसका जो है संगठन अब मजबूत हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहेगी और कोशिश करेगी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री वहां देना हो। तो बहरहाल ये दूर की कयास है, लेकिन ये है कि सवाल बहुत सारे फिजाओं में, राजनीतिक फिजाओं में तैर रहे हैं। इस बीच 20 नवंबर को जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे तो पूरे देश की निगाहें पटना के गांधी मैदान पर लगी रहेगी और साथ ही साथ ये एक रिकॉर्ड भी बनेगा कि एक मुख्यमंत्री 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। आप अगर साधारण तरीके से देखिए तो 10 बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उसे कम से कम 10 चुनाव जीतने होंगे। अगर मिड टर्म चुनाव नहीं हुए तो ये संख्या, इसकी अवधि जो है वो करीब 50 साल हो सकती है, 40 से लेकर 50 साल तक हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार 25 साल में ही 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ कि नीतीश कुमार बीच में इधर भी गए उधर भी गए और एक बार तो उन्होंने खुद पद छोड़कर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर उनको हटाया, फिर वापस आए। तो इन सब वजहों से जो है नीतीश कुमार जो है ये रिकॉर्ड नंबर जो 10वीं बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने का है वो बनाने में सफल हुए हैं। यानी नीतीश कुमार सहित पूरे एनडीए ने बिहार की जनता से जो वादे किए हैं चुनाव प्रचार के दौरान अपने संकल्प पत्र में, उसे निश्चित रूप से जल्द धरातल पर लाने की कोशिश की जाएगी। और अगर ऐसा नहीं भी होता है, ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, तो कम से कम जनता को ये दिखाई देना चाहिए। नीतीश की सफलता या एनडीए की सफलता और इस सफलता को आगे अगले 10-15 सालों तक बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।